नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और आज का हमारा टॉपिक है अंशों का हरण एवं हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन। अंशों का हरण एवं हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन। Forfeiture of shares and reissue of forfeited shares। तो अंशों के हरण के संबंध में हमको एक बात ध्यान रखनी है कि अंशों का हरण केवल मांगों का भुगतान न करने पर ही किया जा सकता है। तो अंशों का हरण अंशों पर मांगी गई राशि का भुगतान न करने पर किया जा सकता है। हमने बात की थी कि अंशों पर जो राशि है वो राशि दो प्रकार से मांगी जा सकती है। एक तो अंशों पर देय राशि को एक साथ एक मुश्त मांग लिया जाता है, या फिर अंशों पर जो देय राशि है उसको किस्तों में मांगा जाता है। तो जब अंशों पर देय राशि का भुगतान किस्तों में मांगा जाता है और अंशों पर मांगी गई किसी राशि का अगर भुगतान नहीं किया जाता अंशधारी के द्वारा, तो उन अंशों को जब्त किया जा सकता है, अंशों का हरण किया जा सकता है। तो अंशों का हरण केवल अंशों पर मांगी गई राशि का भुगतान न करने पर ही किया जा सकता है, अन्य किसी दशा में अंशों का हरण नहीं किया जा सकता। और दूसरा, अंशों के हरण से पूर्व 14 दिन का लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए। और अंशों के हरण से पूर्व अंशधारी को अंशों के हरण से पूर्व 14 दिन पूर्व अंशधारी को एक लिखित नोटिस भेजा जाना चाहिए, और उस नोटिस में अंशों पर जो बकाया मांग की राशि है उसको ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए कहा जाता है। इस नोटिस में लिखा रहता है कि अंशों पर इतनी आपकी मांग की राशि बकाया है और इस बकाया मांग की राशि का जो है इतना ब्याज हो रहा है, और ब्याज की दर जो है वो 10% वार्षिक है। तो अंशों पर मांग की राशि का ब्याज सहित भुगतान करने के लिए कहा जाता है, और यह भी लिखा जाता है कि अगर आपने अंशों पर मांग की राशि का ब्याज सहित भुगतान नहीं किया तो आपके अंशों का हरण कर लिया जाएगा, अंशों को जब्त कर लिया जाएगा। तो जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंशों को जब्त करने के संबंध में, अंशों का हरण करने के संबंध में कुछ लेखांकन किया जाता है, उनके संबंध में जनरल प्रविष्टियां की जाती है। तो अंशों के हरण के संबंध में जनरल प्रविष्टियां, अंशों का हरण करने पर जनरल प्रविष्टियां। अगर ऐसे अंशों का हरण किया गया है जिन अंशों को सममूल्य पर निर्मित किया गया था, तब जो है किस प्रकार से जनरल प्रविष्टि की जाएगी, तो सममूल्य पर
निर्गमित अंशों का हरण। जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, और जब अंशों का हरण किया जाता है, जब अंशों को जब्त किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल। अब किस प्रकार के अंशों का हरण किया है वो हमको लिखना पड़ेगा। अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल को वापस डेबिट कर दिया जाएगा। निर्गमन के समय शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है, और जितने राशि मांग ली गई है यानी अंशों पर मांगी गई राशि से, अगर 100 रुपए का शेयर है और उस पर अगर 80 रुपए मांगे गए हैं तो 80 रुपए से शेयर कैपिटल को वापस डेबिट किया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि किसी अंशधारी ने केवल आवेदन राशि का भुगतान किया हो आवेदन पत्र के साथ, और आवेदन के बाद में बंटन पर जो देय राशि हो या बंटन के बाद मांगों पर देय राशि का भुगतान नहीं किया हो। तो इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को और जो भी कॉल्स हुई हैं उन सभी अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाएगा। जब बंटन पर राशि देय होती है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और अगर इसी राशि का भुगतान नहीं हुआ है और उन अंशों को जब्त किया जा रहा है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट होगा बंटन पर जो राशि बकाया रही है उससे इस खाते को वापस जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा। अलॉटमेंट पर अगर राशि प्राप्त नहीं हुई तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अगर कोई कॉल की है और फर्स्ट कॉल पर अगर राशि प्राप्त नहीं हुई है तो फर्स्ट कॉल को भी जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और अमाउंट लिखा जाएगा जो राशि बकाया है उन अंशों पर जिन अंशों का हरण किया जा रहा है। प्रथम मांग पर बकाया राशि से, और अगर प्रथम मांग के बाद कोई द्वितीय और कोई अंतिम मांग भी की है तो उसको भी क्रेडिट कर दिया जाएगा, और राशि होगी द्वितीय एवं अंतिम मांग पर बकाया राशि से। तो अंशों पर जितनी राशि मांगी गई है, जिन अंशों का हरण किया जा रहा है उन अंशों पर जितनी राशि मांग ली गई है उस राशि से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है मांगी गई राशि से, और इनमें से जिन जिन पर चाहे बंटन पर या मांगों पर जो राशि प्राप्त नहीं हुई है अंशधारी से उनको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो अगर अलॉटमेंट पर राशि प्राप्त नहीं हुई है तो अलॉटमेंट पर जितनी राशि बकाया है बंटन राशि उससे क्रेडिट कर दिया जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को। अगर फर्स्ट कॉल पे या सेकंड और फाइनल कॉल पे राशि प्राप्त नहीं हुई है तो जितनी राशि प्राप्त नहीं हुई है उस राशि से इनको भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब जितनी राशि प्राप्त हुई है, मांगी गई राशि में से जितनी राशि प्राप्त नहीं हुई उतनी राशि घटा दी जाएगी, मांगी गई राशि को डेबिट किया जाएगा, और जितनी राशि बकाया है, जितनी राशि प्राप्त नहीं हुई है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब जो राशि शेष बचती है वो राशि अंशधारी से प्राप्त हुई है, जिन अंशों का हरण किया जा रहा है उन अंशों पर। तो जितनी राशि प्राप्त हुई है उस राशि से शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा अंशों पर प्राप्त राशि से, और जो राशि प्राप्त हुई है उस राशि को जब्त कर लिया जाएगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट अंश हरण खाते में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नरेशन लिखा जाएगा बीइंग, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनकी संख्या लिख दी जाएगी। बीइंग नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए हैं, हरण कर लिया गया है। किस कारण से? ड्यू टू
नॉन पेमेंट, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी। कॉल्स मनी का, मांगों पर राशि का जो है पेमेंट नहीं हुआ है, इस वजह से इतने अंशों को हरण कर लिया गया है, फॉरफिट कर लिया है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि जब अंशों को प्रीमियम पर निर्गमन किया गया हो, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण जब प्रीमियम राशि का भुगतान प्राप्त न हो। कई अंशधारी ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने केवल आवेदन राशि का ही भुगतान किया हो, बाद में सभी राशियों का, जो भी राशि मांगी गई हो, उन राशियों का भुगतान नहीं किया हो। तो मुख्य जो सामान्यतः है प्रीमियम की राशि है, वो आवंटन राशि में शामिल रहती है, बंटन पर देय राशि में शामिल होती है। तो अगर अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया गया हो और प्रीमियम की राशि का भी अगर भुगतान नहीं हुआ हो, तो जो है अंशों के हरण की प्रविष्टि क्या की जाएगी, किस प्रकार से की जाएगी। तो पहले जितनी अंशों पर राशि मांगी गई है, उन राशि से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो राशि प्रीमियम की राशि है, जितनी राशि प्राप्त नहीं हुई है हरण किए जाने वाले अंशों पर, उस राशि से शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट कर दिया जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अंशों पर प्रीमियम राशि से, प्रीमियम की राशि से। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं ऐसी स्थिति की जब अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया गया हो, यानी कि अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन किया गया हो। 100 रुपए का शेयर है अंकित मूल्य का, और जिसका निर्गमन 110 रुपए पर किया गया हो, तो ऐसा निर्गमन प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है। तो जब अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया गया हो और जिन अंशों का हरण किया जा रहा है, उन अंशों के संबंध में प्रीमियम की राशि का भुगतान भी प्राप्त नहीं हुआ हो, तब अंशों के हरण की प्रविष्टि की जाएगी कि जितनी राशि उन अंशों पर मांगी गई है, उस राशि से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और जो प्रीमियम की राशि उन अंशों के संबंध में है, उस राशि से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और बाद में चाहे बंटन पर हो या जिन भी मांगों पर जो राशि प्राप्त नहीं हुई है उन अंशों के संबंध में, जिन अंशों का हरण किया जा रहा है, उनको क्रेडिट किया जाएगा। अगर अलॉटमेंट पर राशि प्राप्त नहीं हुई है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अगर फर्स्ट कॉल पे या सेकंड एंड फाइनल कॉल पे राशि प्राप्त नहीं हुई है तो इनको भी क्रेडिट किया जाएगा बकाया मांग राशि से। और जो राशि प्राप्त हो चुकी है, जितनी राशि प्राप्त हुई है हरण किए जाने वाले अंशों के संबंध में, उस राशि से शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। उतनी राशि को अंश हरण खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और नरेशन भी उसी प्रकार से लिखा जाएगा जिस प्रकार से सममूल्य पर निर्गमन किया गया था। बीइंग नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट्स ऑफ कॉल्स मनी। अब तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि प्रीमियम पर अंशों का, निर्गमित अंशों का हरण जब प्रीमियम राशि का भुगतान प्राप्त हो गया हो। अगर अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया गया हो लेकिन प्रीमियम राशि का भुगतान प्राप्त हो गया हो, तो ऐसे अंशों के हरण के संबंध में प्रविष्टियां जिस प्रकार से सममूल्य पर निर्गमित अंशों के हरण की प्रविष्टि थी, उसी प्रकार से प्रीमियम पर निर्गमित अंशों के हरण की प्रविष्टि की जाएगी जब प्रीमियम राशि हरण किए जाने वाले अंशों पर प्राप्त हो गई हो। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को जब हमने क्रेडिट डेबिट किया था, इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये राशि हमको प्राप्त हो गई है। तो जितनी राशि मांगी गई है अंशों पर, उस राशि से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और जितनी राशि अलॉटमेंट के संबंध में या कॉल्स के संबंध में प्राप्त नहीं हुए, उससे जो है इनको अलॉटमेंट अकाउंट को और जो कॉल्स अकाउंट है इनको क्रेडिट किया जाएगा।
और जितनी राशि प्राप्त हुई है उस राशि से शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि जितनी राशि प्राप्त हुई है उस राशि को शेयर फॉरफिटेड अकाउंट अंशहरण खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जो है नरेशन लिखा जाएगा बीइंग नंबर ऑफ शेयर्स, जितने शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं, हरण किए जा रहे हैं, उनकी संख्या लिख दी जाएगी, फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी। तो इस प्रकार से अंशों के हरण के संबंध में प्रविष्टियां की जाती हैं। अंशों का हरण करने के बाद हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन किया जा सकता है, वापस उन अंशों को इशू किया जा सकता है। तो जब अंशों हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन किया जाता है, री इशू किया जाता है जब उन अंशों को, तो किस प्रकार से जो है जनरल प्रविष्टियां की जाएगी। हरण किए गए, जिन अंशों का हरण कर लिया गया है उन अंशों का पुनर्निर्गमन किया जा सकता है। तो हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर जनरल प्रविष्टियां। तो हरण किए गए अंशों का जब पुनर्निर्गमन किया जाता है, जब इनको री इशू किया जाता है, तो किस प्रकार से इनका लेखांकन किया जाता है, किस प्रकार से जनरल प्रविष्टियां की जाती है। तो जो अंश हरण किए गए हैं उन अंशों को सममूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर इनका पुनर्निर्गमन किया जा सकता है। हरण किए गए अंशों का बट्टे पर भी पुनर्निर्गमन किया जा सकता है। इनके संबंध में जो प्रतिबंध है कंपनी अधिनियम में, वो प्रतिबंध यहां पर लागू नहीं होता। तो अगर हरण किए गए अंशों का सममूल्य पर पुनर्निर्गमन किया जाता है, जितने मूल्य के अंशों का हरण किया गया था उसी मूल्य पर अगर उन अंशों का वापस निर्गमन कर दिया जाता है, तो एंट्री की जाएगी सममूल्य पर पुनर्निर्गमन करने पर। तो एंट्री की जाएगी जब राशि प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जितनी राशि प्राप्त हुई है उस राशि से बैंक को डेबिट कर दिया जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, अगर अंशों का निर्गमन पुनर्निर्गमन सममूल्य पर किया है। अगर हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन प्रीमियम पर किया जाए, प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन, प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन करने पर, तो जिनका हरण कर लिया गया है उन अंशों का पुनर्निर्गमन अगर प्रीमियम पर किया जाए तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। तो जितनी राशि प्राप्त हुई है, जितनी राशि पर इनका पुनर्निर्गमन किया गया है उस राशि से बैंक को डेबिट कर दिया जाएगा और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो अंशों की राशि है, अंकित मूल्य है, उससे शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा और जो प्रीमियम की राशि प्राप्त हुई है उससे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अब तीसरी स्थिति हो सकती है कि जिन अंशों का हरण किया गया है उन अंशों को बट्टे पर निर्गमित किया गया हो। तो वैसे तो कंपनी अधिनियम में अंशों का बट्टे पर निर्गमन प्रतिबंधित है, लेकिन हरण किए गए अंशों का बट्टे पर पुनर्निर्गमन किया जा सकता है। तो तीसरी स्थिति, बट्टे पर पुनर्निर्गमन करने पर। तो जब बट्टे पर पुनर्निर्गमन किया जाएगा तो जितनी राशि प्राप्त हुई है उससे बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और जितना बट्टा दिया गया है, जितना डिस्काउंट दिया गया है, उस डिस्काउंट के लिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। शेयर फॉरफिटेड
अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। जब अंशों को जब्त किया गया था तो जब्त किए गए अंशों पर जो राशि प्राप्त हुई थी उस राशि से शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट किया गया था, यानी कि उतनी राशि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। तो जो बट्टा है, अधिकतम बट्टा हरण किए गए अंशों पर प्राप्त राशि के बराबर दिया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 100 रुपए का अंश है और इस 100 रुपए के अंश पर 60 रुपए की राशि प्राप्त हो गई थी, अंकित मूल्य है 100 रुपए, और इन अंशों पर जो है अंकित मूल्य एवं मांगी गई राशि, मान लीजिए कि कोई अंश है जिसका अंकित मूल्य 100 रुपए है और उस पर 100 रुपए ही मांग लिए गए थे, उस 100 रुपए में से 60 रुपए प्राप्त हो गए और 40 रुपए बकाया राशि था, और इस बकाया राशि की वजह से ही इन अंशों का हरण कर लिया गया। जो 40 रुपए बकाया मांग राशि थी उसका भुगतान नहीं करने के कारण ही इन अंशों का हरण किया गया था। तो जब अंशों का हरण किया गया तो 60 रुपए जो अंशों पर प्राप्त राशि थी उस राशि को शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो अब अगर इन अंशों का पुनर्निर्गमन किया जाता है, अगर इन अंशों का हरण कर लिया जाए और इन अंशों को अगर पुनर्निर्गमन किया जाए, री इश्यू किया जाए, तो जो अधिकतम बट्टा है, अधिकतम डिस्काउंट है, वो प्राप्त राशि के बराबर 60 रुपए तक का दिया जा सकता है। और जो बट्टा दिया जाता है जब अंशों का हरण किए गए अंशों का जब पुनर्निर्गमन किया जाता है, और अगर बट्टे पर पुनर्निर्गमन किया जाता है तो जो बट्टा दिया जाता है उस बट्टे के लिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट किया जाता है। वो बट्टे की राशि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से ही रिकवर की जाती है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से काम में ली जाती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को यहां पर डेबिट किया जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो इस प्रकार से अंशों के हरण के संबंध में और हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के संबंध में जनरल प्रविष्टियां की जाती है। आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।